हेलो फ्रेंड्स। अभियान सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। माय नेम इज़ आलोक सिंह और आज हम द हिंदू का नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आज की डेट 14th ऑफ अक्टूबर 2022 है। और आज का टॉपिक है डज इंडिया नीड अ पॉपुलेशन पॉलिसी। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ऑफर रीसेंट यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर लेगी, राइट? तो एज यू नो कि चाइना हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जब इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगी तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगी। तो हमें इस पर्सपेक्टिव में ये फोकस करना है कि क्या जो इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी है वो सफिशिएंट रही है, वो चीज़ों को टैकल कर सकती है, या फिर एक नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड को देख के एक मॉडर्न शेपिंग लॉ में दे सके। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके साथ इश्यूज भी होंगे, तो उन इश्यूज को भी क्या पॉलिसी में फोकस करना चाहिए और किन किन इश्यूज पे फोकस करना चाहिए हम इस आर्टिकल में देखेंगे। बिसाइड्स इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने का जो ग्राफ है वो तो ऊपर ही जाता जा रहा है, लेकिन साथ में ही एक इंडिया का सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन के ग्रुप में भी उस ग्रुप में भी बढ़ता ही जा रहा है। मतलब इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो हमें इस पर्सपेक्टिव पे भी फोकस करना है। डू वी नीड सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर दिस एजड पॉपुलेशन? और इन सब पर्सपेक्टिव के बाद जो है हम चाइना हमारे लिए ऑलरेडी एक पॉलिसी मॉडल है कि चाइना की पॉपुलेशन ऑलरेडी इनिशियली हमसे ज़्यादा थी। तो चाइना ने क्या क्या पॉलिसी स्टेप्स लिए? चाइना ने अपनी कंट्री में जो है वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे स्कीम्स रन किए था ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाए, और एक सर्टेन स्टेज तक वो सक्सेसफुल भी रहे अपने पॉपुलेशन को कंटेन करने के लिए। लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी रहा है कि अब उनकी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन से ज़्यादा एजेड होती जा रही है, मोर एंड मोर एजेड पॉपुलेशन होती जा रही है। तो वहाँ की गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है अपने पॉपुलेशन को कि दे शुड मूव अवे फ्रॉम वन चाइल्ड पॉलिसी टू टू चाइल्ड या थ्री चाइल्ड पॉलिसी का जो उनका अपना नॉर्म है उस पर मतलब मूव करे। ज़्यादा से ज़्यादा चाइना के जो इंडिविजुअल्स हैं बच्चे पैदा करें, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वहाँ के अपने सिटीजन्स को इंसेंटिवाइज कर रही है। तो क्या हमें चाइना से कुछ लेसन लर्न करने की ज़रूरत है इस पर्सपेक्टिव से कि वेदर चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म जो है वो फेल हुई है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है? तो विल सी इन दिस आर्टिकल ऑल दिस पर्सपेक्टिव, और हम होलिस्टिकली देखेंगे कि इंडिया को ऐसा क्या करने की ज़रूरत है, वेदर वी नीड द पॉलिसी और नॉट। सो लेट्स बिगिन गाइज। अब टॉपिक को डिस्कशन से करने से पहले मैं सबसे पहले आपको जो है एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, जो कि एडिटोरियल में नहीं मेंशन है बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे देता हूं कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2000 में अपनी एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई हुई है, राइट? और इस पॉलिसी को बने हुए अराउंड 2022 ये अभी चल रहा है, तो 22 साल हो चुके हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एट नेशनल लेवल, उस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने उस टाइम के कंटेम्प्रेरी टाइम 22 साल पहले की सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस दी थी, जो कि कुछ ऐसा है: टू एड्रेस द अनमेट नीड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन पे एम्फोसिस डाला था ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। लोग अपनी फैमिली प्लानिंग में कॉन्ट्रासेप्शन लाइक आई पिल्स, कॉन्डम्स और ऐसे और भी वो जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं उनको जो है इंडिविजुअल्स अपने डेली लाइफ में जो है यूज़ करें ताकि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन जैसा इशू ना राइज हो। और बिसाइड्स दैट अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एम्फेसिस डालना बहुत ज़रूरी है। तो पॉपुलेशन पॉलिसी पे जो है पॉपुलेशन पॉलिसी में इन 2000 जो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी एम्फेसिस दिया गया था। Besides that, personal and to provide integrated services delivery for the basic reproductive and child health care। आप इनिशियली फ्रेंड्स जानते होंगे कि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो विलेजेस में रहती थी, राइट? वहाँ पे हॉस्पिटल्स और इन जैसी फैसिलिटीज़ का मतलब रीच बहुत ही मिनिमलिस्टिक था अराउंड 2000 के टाइम पे, और आज के टाइम पे भी है, लेकिन उस टाइम पे कंडीशंस बहुत सीवियर हुआ करती थी और जो भी रीच है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हैं। तो इवन इन केस जब फीमेल्स वहाँ की अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, उन्होंने डिलीवरी करना है, तो वो अपने घर पे ही थ्रू द हेल्प ऑफ मिडवाइफ्स और नर्सेज की हेल्प से जो है घर पे ही जो बच्चों का बर्थ देती थी। और उससे कई सारी जो एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होती थी, अनटाइमली डेथ हो जाती थी मदर की, अनहाइजेनिक कंडीशन में जो इस डिलीवरी को जो है कंसीव किया जाता था।
मदर की डेथ हो जाती थी, या इवन इफ द चाइल्ड एंड मदर सर्वाइव, तो जो उस टाइम के ऑपरेटिव मेजर्स लिए जाते थे, ब्लेड से जो है उनकी अम्बिकल कॉर्ड्स को बच्चे के काटा जाता था। तो टेटनस और एसोसिएटेड डिसीजेस को जो है जन्म देती थी। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में एक एम्फेसिस डाला कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का होना बहुत ज़रूरी है, और बाद में एक बहुत सारी स्कीम्स लेके आए, जैसे जनानी शिशु सुरक्षा योजना, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे उन्होंने कैश इंसेंटिव भी रखे कि कुछ कैश इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। मातृत्व जनानी शिशु सुरक्षा योजना जैसी कई सारी स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट ने चले। बिसाइड्स है जो एम्फेसिस था आपकी जो पॉलिसी का, वो था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, कम से कम मदर्स की डेथ हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, शिशु दर को कम करना, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, और टोटल फर्टिलिटी रेट को एक सर्टेन लेवल पर लेके आना। अब ऑफर रिसेंट जो है 2.1 रखा गया है कि TFR जो है इंडिया का अराउंड 2.1 का जो है रिप्लेसमेंट लेवल रखना जाना चाहिए। बिसाइड्स दैट द पॉपुलेशन पॉलिसी जो है कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती थी, HIV जैसे इश्यूज आके अराइज होते हैं, उनको जो है प्रिवेंट करने का इसमें काफ़ी एम्फेसिस दिया गया था। उस समय जो बच्चियों की जो शादी हो जाती थी बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, अभी 14 साल की ही हुई, प्यूबेरिटी अटेन किया और उनकी शादी कर दी जाती थी, जिससे क्या होता था कि अगर इनिशियली 16-17 ईयर्स ऑफ एज में जो अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, तो मदर की भी हेल्थ खराब होती थी और बच्चा जो पैदा होता था वो भी हेल्दी नहीं होता था, और एक पूरा जनरेशनल जो है डैमेज होता था, राइट। तो आपकी जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 थी, उस पर यह भी एम्फेसिस दिया गया कि मैरिज एज को बढ़ाई जाए, और जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था। उसका रिजल्टेंट आपने देखा है कि बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके गवर्नमेंट आई थ्रू 86 अमेंडमेंट एक्ट, ताकि एजुकेशन पे एम्फेसिस होगा, लोग मोर एंड मोर अवेयर होंगे, तो ऐसी इश्यूज जो है पॉपुलेशन जैसी इशू खुद ब खुद जो है टैकल अप हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने बोला था डिलेड इन मैरिजेस ऑफ गर्ल मैरिज, लड़कियों की मैरिज में भी डिले करने की बात की गई थी। ऑफ रिसेंट ये भी डिबेट चली आ रही है कि अभी तो 18 साल मिनिमम एज रखी गई, लेकिन उसको बढ़ा के अब 21 ईयर्स ऑफ एज जो है गवर्नमेंट करने की वो अपनी इट हैज़ गिवन द ओपिनियन की जो लड़कियों की जो मैरिजेबल एज है वो 21 साल बढ़ा के कर देनी चाहिए। ये अभी सब्जेक्टिव टू डिबेट है, लेकिन प्रीवियसली भी यही एम्फेसिस था कि जो लड़कियों की मैरिज है उसको थोड़ा डिले किया जाए, ताकि मोर एंड मोर टाइम पीरियड इन बच्चियों को मिले जो है अपने स्किल डेवलपमेंट में काम कर सके। और बिसाइड्स दैट स्मॉल फैमिली नॉर्म पे भी एम्फेसिस था, हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे कि एम्फेसिस था कि कम से कम जो है मतलब पॉपुलेशन रहे, फैमिली जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक स्मॉलर लेवल पे रहे, ताकि मैनेजेबल हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके स्किल डेवलपमेंट में अपना इंडिविजुअल पॉकेट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड कर सको, ताकि एक बेटर स्किल्ड वर्कफोर्स आप फ्यूचर में बना सको, राइट। अब इस पॉपुलेशन को जो है ऑन ग्राउंड रियलिटी में लाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई, जो कि कुछ ऐसा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, जैसे मैंने बोला कि अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज जो है एम्फेसिस दिया गया था कि एजुकेशन पे फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मिले, तो गवर्नमेंट थ्रू राइट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई, जो कि आर्टिकल 21 क्लॉज ए में मेंशन्ड है। और पॉपुलेशन किसी भी स्टेट का बढ़ता ही जाए तो वहाँ की जो है डीलिमिटेशन कमीशन जो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट पे ही जो है वहाँ की लोकसभा और राज्यसभा की सीट डिटरमिन करती है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट में अपने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो टारगेट दिया टिल 2026 तक जो है कोई भी ऐसा मेजर नहीं लिया जाएगा। तो एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की ब्लॉकेट मतलब रोकने के लिए एक नोबल इनिशिएटिव है, ताकि स्टेट्स में इस पर्सपेक्टिव से ना अपनी पॉपुलेशन पे एराइज उनकी पॉपुलेशन ऐसे ना बढ़े कि हम पॉलिटिकल से हमारा बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमारी लीडरशिप मोर एंड मोर पॉलिटिकल लीडरशिप बढ़ेगी और इससे जो हम से बढ़ेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे स्टेप ले ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। बिसाइड्स दैट नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया, राइट। ये इस फंड का मनी का यूटिलाइजेशन करके बहुत सारे स्कीम्स प्रोविजंस और ऑन ग्राउंड ऐसी एक्टिविटी अवेयरनेस के लिए चलाई गई जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। और वो स्कीम क्या थी, कुछ स्कीम्स ऐसी थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि बच्चे के बर्थ से उनके एजुकेशन तक मतलब अडल्टहुड अटेंड करने तक जो है इन स्कीम्स की रनिंग की जाती थी, कि ताकि बच्चा जब पैदा हो तो उसकी प्री नेटल पोस्ट नेटल केयरिंग हो, प्रॉपर उनका
स्टंटिंग वेस्टिंग जैसे इश्यूज हैं वो ना हो, बच्चे माल नरिश ना हो, और जब बड़े हों तो प्रॉपर उनकी एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम में इनके हेल्थ उसमें इनिशिएटिव पे इम्फेसिस दिया गया था कि मिड डे मील स्कीम आप स्कूल में देखते हो कि लंच टाइमिंग में जो उनको सर्टेन कैलोरी ऑफ डाइट प्रोवाइड की जाती है, राइट, ताकि ये बच्चे माल नरिश ना हो और इनकी हेल्थ रिक्वायरमेंट जो है वो मीट आउट हो सके। तो मिड डे मील स्कीम जैसी स्कीम्स चलाई गई और इनकी टारगेटिंग की गई कि स्कूल में बच्चे इनकी अटेंडेंस बढ़े, एजुकेशन के लिए आएँ और उनके हेल्थ इंडिकेटर्स अप हों। बिसाइड्स दैट नेशनल रूरल NRHM जैसी स्कीम चलाई गई रूरल हेल्थ मिशन पे, गांव में जो है हेल्थ को इम्प्रूव कराने के लिए वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हैं उनको जो है इम्प्रूव किया गया, ताकि लो कॉस्ट पे बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ के रूरल इंडिविजुअल्स को मिल सकें। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया था, जननी सुरक्षा योजना चलाई गई, जिससे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, यानी कि बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हो और मातृत्व मृत्यु दर कम हो, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अलॉन्ग विद द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम से कम हो, राइट। बिसाइड्स दैट एक एम्फेसिस जो पहले आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी में था कि मोर एंड मोर यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ किया जाए, तो उसमें जो गवर्नमेंट ने फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड की, स्टेरलाइजेशन मेथड को प्रमोट किया, ताकि एक सर्टेन टाइम बाद जो है आपकी ऐसी कोई प्रेगनेंसी जैसी इश्यूज न राइज हो। रीसेंट सक्सेस इन पोलियो इम्यूनाइजेशन, अब बच्चे पैदा हो रहे हैं सर्टेन टाइम बाद ड्यू टू वीकर हेल्थ एंड हाइजीन इन द सराउंडिंग एरिया, पोलियो जैसा इशू इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, तो पोलियो पे मास मोबिलाइजेशन किया गया, लोगों को बच्चों को इम्यूनाइजेशन के लिए बहुत सारी स्कीम्स, अच्छी बेटर स्कीम्स चलाई गई टारगेटेड, और अब देखते हो आप कि पोलियो में हमने कितना अच्छा सक्सेस मीट आउट किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल पॉलिसी, ये नेशनल लेवल पे आपकी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी और कितना सक्सेसफुल रहा है, उसके बारे में दिस टॉपिक टॉक्स अबाउट। अब हम क्योंकि अब यूपी पे भी फोकस्ड हैं, यूपी का भी एग्जाम देख रहे हैं, तो लास्ट ईयर यूपी ने भी अपनी एक गवर्न पॉलिसी जो है रिलीज की थी, जिसको हम नेशनल उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी, जो कि 2021 से लेके 2030 तक ये जो है आपकी पॉलिसी मैंडेटेड है। तो इस पे गवर्नमेंट ने कुछ प्रायोरिटी एरियाज पे एम्फेसिस किया है। सबसे पहले तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को लो करना, दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वही आपका मातृत्व जो है इनकी डेथ रेट को कम करना, और शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये एक एम्फेसिस है इनकी पॉपुलेशन पॉलिसी में। दूसरा जो है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट को जो है 2026 तक जो है 2.1 तक लाना, राइट। अब इसमें दिया गया है कि 2.7 है, लेकिन लास्ट ईयर मतलब यूपी का आपने एग्जाम दिया होगा तो 2021 के अराउंड ये क्वेश्चन आया ही आया था। एंड आप इन कोर पॉइंट्स को आप क्रैम अप कर लो कि आपको जो है 2-3 साल इनका यूटिलाइजेशन रहेगा ही रहेगा, तो मेक श्योर कि ये पॉइंट्स आपको क्रैम अप हो, लर्न हो, बाय हार्ट हो। तो इसमें दिया गया 2.7, लेकिन अभी इंडिया की यूपी की जो है टोटल फर्टिलिटी रेट अराउंड 2.4 है, और 2026 तक जो है टारगेटेड है कि 2.1 तक ये फर्टिलिटी रेट चला जाना चाहिए, जो कि नेशनल मैंडेट भी हो, और 2030 तक जो है ना दे हैव टारगेटेड कि 1.7 हो, ताकि इन 10 सालों में जो है 2.7 इनिशियली इन्होंने बोला, लेकिन अभी तो 2.4 है, ये 1.7 तक जो है टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ द यूपी दे आर मैंडेटिंग थ्रू दिस पॉलिसी, की ये पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ यूपी के थ्रू जो है टोटल फर्टिलिटी रेट को जो कम से कम लाना है, राइट। दूसरा जो है एम्फेसिस गवर्नमेंट का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, कि कॉन्ट्रासेप्टिव का जो यूटिलाइजेशन है उनके प्रेवलेंस रेट को बढ़ाना, और उसको जो है अभी 31.7% ऑफ द 31.7% ऑफ द यूपी की पॉपुलेशन जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करती है, लेकिन अब 2026 तक एक टारगेट दिया गया कि 45% ऑफ द पॉपुलेशन ना मैंडेटेड होनी चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूटिलाइजेशन करें, ताकि उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी इश्यूज जो है कर्टेल की जा सके। और 2030 तक जो है अराउंड 52% तक टारगेट किया गया है, ताकि बाई 2030 जो है हाफ ऑफ द यूपी की पॉपुलेशन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन कर सके, यूज़ कर सके, मोर एंड मोर कॉन्डम्स, IPLs, इन सब का यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है यूपी की पॉपुलेशन एक मैंडेटेड लेवल पे रहे। बिसाइड्स आप देखते हो कॉन्ट्रासेप्शन का एक बहुत प्रेवलेंट इशू रहा है कि बायस रहा है, जेंडर बायसनेस भी इसमें रही है जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ है। मोर एंड मोर फीमेल महिलाओं को जो ही कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरफ वो किया जाता है कि आप ऑपरेट करवा लो, राइट।
ताकि फर्दर प्रेगनेंसी कंसीव न की जाए। लेकिन ये इशू जो है वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, आपने साइंटिफिक टर्म्स सुने होंगे। ट्यूबेक्टॉमी जो है वुमेन्स में होती है, वैसेक्टॉमी जो होता है मेल्स में होता है। लेकिन मेल्स जो है वैसेक्टॉमी, नसबंदी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उनमें ये प्रेवलेंस रेट बहुत लो है। तो मेल्स को भी मोटिवेट करना है कि आप जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरफ बढ़िए, आप भी नसबंदी करवाइए। मोर एंड मोर मैसेक्टॉमी शुड बी डन फॉर द मेल, ताकि एक डिजायर्ड बैलेंस सोसाइटी में पर्सपेक्टिव्स का जनरेट हो। सिर्फ वेमेन ही नहीं, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव का एम्प्रेस करें। तो इसमें टारगेट जो दिया गया है, इंक्रीज मेल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज फ्रॉम 10.8% टू 15.1% बाई 2026। यानी कि अभी जो है अराउंड 10.8% ऑफ द यूपी पॉपुलेशन जो मेल हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एम्बिट में हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं। अब इनको 2026 तक बढ़ा के जो है गवर्नमेंट मैंडेट करेगी अराउंड 15.1% ऑफ द पॉपुलेशन जो मेल है वो इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करे। दिस पॉलिसी इज ऑल मैंडेटेड अबाउट दिस, राइट। जैसे दूसरा जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करने के लिए, यानी कि महिला मृत्यु दर को कम करने की जो इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, उस पर क्या टारगेटिंग रखी, तो वी विल सी कि डिक्रीज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पर 1 लाख लाइव बर्थ्स फ्रॉम 197 टू 150 बाई 2026। यानी कि अभी 197 जो है डेथ होती हैं पर 1 लाख। ये याद रखना आप, 1 लाख जो है, ये भी एक 2021 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में एक डाइसी था और बहुत ही डिबेटिकल था। एवरीबडी वाज डिबेटिकल कि क्या होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 1 लाख ऑफ द पॉपुलेशन है जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिटरमिन करते हो। कंटेम्प्रेरली जो है 197, अब इसको रिड्यूस करके जो है 2026 में जो है अराउंड 150 का टारगेट दिया गया है, और 2030 में जो है 98 MMR होना चाहिए। यानी कि 98 मैटरनल, 197 से रिड्यूस करके 2030 तक जो है 98 मैटरनल डेथ जो है कि मिनिमाइज करके होनी चाहिए पर 1 लाख ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। तो ये जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से टारगेटिंग दी गई। बिसाइड्स दैट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर को कम करने की जो टारगेटिंग रखी गई है, वो टारगेट्स क्या हैं। और इसमें देखो आप, डिनोमिनेटर में 1000 लाइव बर्थ्स हैं, इस पे जो है अराउंड 43 से रिड्यूस करके, यानी कंटेम्प्रेरी 43 है, 2026 तक जो इसको रिड्यूस करके 32 पर 1000 रखने का टारगेट रखा गया है। और बाय 2030 जो है 22 पर 1000 लाइव बर्थ जो है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट याद रखना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज शिशु मृत्यु दर है, जो हिंदी में आप बोलते हो ना शिशु मृत्यु दर। तो ये टारगेट जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अलॉन्ग विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना, टोटल फर्टिलिटी रेट अपनी रिड्यूस करके जो है पहले जो 2.1 बाई 2026 और बाई 2030 जो है 1.7 के अराउंड ले आने का टारगेट है, राइट। नेक्स्ट जो है डिक्रीज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पर जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, मतलब इनिशियली जो है अब उनकी जो है डेथ रेट को रिड्यूस करने का जो टारगेट रखा गया है वो 47 से अभी है प्रिवेंट, इनको रिड्यूस करके 35 करना है बाय 2026। यहाँ 2016 लिखा है बट इट शुड बी 2026। और फर्दर जो है इसको 2030 में जो है 25 रिड्यूस करके 25 डेथ पर 1000 ऑफ द लाइव बर्थ। ये बिलो 5 ईयर्स ऑफ द एज जो बच्चे हैं उनके लिए टारगेटिंग रखी गई है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी और इंडिया की जो नेशनल पॉलिसी होलिस्टिक है, ये हमने डिसाइड किया है। ऑल्दो एडिटोरियल में नहीं है, पर आपकी अवेयरनेस के लिए आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक, ताकि आप प्रॉपरली गो थ्रू। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट अगर यू आर अपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस तो यू शुड बी वेल अवेयर। प्रीलिम्स में 2021 में तो आ चुका है, लेकिन टॉपिक फिर से रिपीट होगा। ये आपके मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी हाई है, या प्रीलिम्स में भी ये फैक्ट जो मैंने मेंशन किए हैं, तो सेंसस वाले टॉपिक से ये आपको क्वाइट इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जो पॉपुलेशन पॉलिसी का जो टाइमलाइन है 2021 से 2030 तक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी। अब हम आते हैं एडिटोरियल के कोर डिस्कशन पे कि क्या इंडिया की नई पॉपुलेशन पॉलिसी की अब रिक्वायरमेंट है। डज इंडिया नीड अ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ऐसा न्यूज़ में इसलिए रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने जो है और फिर रिसेंट एक रिपोर्ट दी है कि बाय 2023 जो है इंडिया चाइना को सरपास कर देगी और वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड करेगी। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कुछ इशू भी है। इशू क्या है कि 2018-19 में इकोनॉमिक सर्वे ने एक डाटा दिया कि
2041 तक यानी कि 2041 तक इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना वो 59% हिट कर जाएगा। यानी कि जो 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप से लेके 59 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप जो होता है इसको हम वर्किंग एज पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं। ये भी 2022 के जो है मतलब प्रीलिम्स में ऑफर रिसेंट जो हुआ है वो क्वेश्चन आया था, ऑल्दो बहुत डिबेटिकल था। ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से उन्होंने 1565 और ऐसे 59 दोनों दिया हुआ था, बट लार्जली यूएन जो 50 to 59 जो है कंसिडर करती है वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये यंग पॉपुलेशन होती है। 15 के नीचे और 60s के ऊपर की जो पॉपुलेशन होती है उनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं। 60s के ऊपर जो एज्ड वृद्ध लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन होती है, और 15 साल के नीचे जो है बच्चे कंसिडर होते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड फिट टू वर्क, राइट। तो इसीलिए जो इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन बाय 2041 जो है 59% हो जाएगी। तो अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू हिट अ पीक एंड देन ड्रॉप एट द एंड ऑफ द सेंचुरी। यानी कि अभी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन समझ लो आप 7.5 बिलियन अराउंड है, ये पिकअप करेगी 9.5-10 बिलियन के लोग ऑल राउंड द वर्ल्ड होंगे। लेकिन एक ग्राफ ना अब्रप्टली बहुत अचानक से गिरेगा, ऐसे धप से होगा। ये पीक अटेन करेगा एंड ऑफ द सेंचुरी में 2100 मतलब अभी 70-80 साल बाद, और फिर ये ग्राफ नीचे ही गिरता जाएगा। यानी कि देयर विल बी मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एज्ड होंगे, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वो कम से कम उनकी प्रोडक्टिव एज होगी, डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो यंग पॉपुलेशन है ना, क्योंकि अब बर्थ रेट तो रिड्यूस हो गया, एज्ड पॉपुलेशन ज़्यादा, तो यंग इंडिविजुअल्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी, राइट। तो जो परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं, जो काम कर सकते हैं, जिनसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो सकती है, वो तो कम से कम है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि क्या हम सही डायरेक्शन में अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को फ्लो कर रहे हैं। और रिसेंट कई सारे आपने इश्यूज और फिनोमेना सुने। एलॉन मस्क का नाम आपने सुना होगा कि वो बच्चे पे बच्चे ही पैदा किए जा रहे हैं। एवरी मैरिज ही इज हैविंग बेबीज। तो उनका कहना है कि एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि इंडिया की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बना के रखनी है। तो सबके अपने व्यूज़ हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है तो उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो वी विल सी इसी पर्सपेक्टिव में कि ये जो टॉपिक है, जो हम डिस्कशन है, इज़ इट गुड और बैड, कि अगर पॉपुलेशन एक पीक लेवल पे जा रही है और धड़ाम से अचानक से जो पॉपुलेशन जो है डिपेंडिंग एज में चली जा रही है, तो ये इट इज़ गुड और बैड, अच्छा है या बुरा है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल स्टेटस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या क्या मेजर्स अगर अच्छा है बुरा है तो लेने चाहिए हमें। सबसे पहले तो लोगों का माइंडसेट जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो अपोजिट में ही सब कुछ सोचते, सबको नेगेटिव ही सोचते। तो हमारा इम्फेसिस पॉलिसी में जो अगर बनाने का सोच रहे हो, तो इनका इम्फेसिस सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्लानिंग पे नहीं होना चाहिए। हम ऑलरेडी एक पॉलिसी ला चुके हैं, हम दो हमारे दो, चाइना जैसी वन चाइल्ड पॉलिसी जैसी, वन चाइल्ड नॉर्म जैसी पॉलिसी चाइना लेके आई है। हमारी खुद की 2000 में एक फैमिली पॉलिसी आई। तो हमें जो है ना फैमिली प्लानिंग अप्रोच से मूव करके फैमिली वेलफेयर अप्रोच की तरफ बढ़ना चाहिए। यानी कि फैमिली प्लानिंग तो हो गई, अब जो पॉपुलेशन है उनकी वेलफेयर पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनके वेलबींग पे, उनकी स्किलिंग पे हमें फोकस देना चाहिए, ताकि जो पॉपुलेशन है उनकी जो है अच्छी केयर किया जा सके, राइट। तो वी शुड, हमारा जो प्रायोरिटी फोकस एरिया है वो फैमिली प्लानिंग से मूव करके फैमिली वेलफेयर की तरफ होना चाहिए, अगर हम पॉलिसी ऐसा कुछ बनाने का भी एम्फेसिस करना चाह रहे हैं तो। और उसके लिए जो है हमें मेन और वेमेन का इक्वलेंट एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक फैमिली है, फैमिली अगर बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। तो हमारा फोकस एरिया इन दोनों ही इंडिविजुअल्स पे होना चाहिए, रेदर देन पॉलिसी किसी एक के फेवर में जेंडर बायस्ड हो, या किसी एक को ही इन्फोर्स करे कि ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फैमिली की केयर टेकिंग करो, या पॉपुलेशन जो है आप ही कंट्रोल करो। ये जॉइंट है, माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी बनती है। तो हमें मेन और वुमेन दोनों को एम्पावर करना चाहिए। अगर वो एम्पावर्ड होंगे तो उनकी चॉइसेस इन्फॉर्म्ड होगी। एम्पावरमेंट आपका हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, डिसीजन के पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जब ये इंडिविजुअल एम्पावर्ड होंगे तो उनके अंदर सोचने की जो है क्षमता बढ़ेगी। तो वो जो है एक लॉजिकल डिसीजन लेंगे कि हम 2 बच्चे से ज़्यादा करेंगे तो हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा, मेरे जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर हेल्थ बर्डन पड़ सकता है। तो हम इतने ही बच्चे पैदा करें जिससे कि हमारा जो उनकी जो वेलबींग, बच्चों की जो अच्छी परवरिश कर सकें और अच्छा
केयर कर सके। तो फर्टिलिटी पे कितने बच्चे पैदा करना, उनको ये फैमिली अगर एम्पावर्ड होगी तो वो डिसाइड कर लेगी, राइट, कि 2.1 का जो टारगेट हो वो मीट आउट करना चाहिए। और बच्चे पैदा भी कर रही तो उनके ऊपर, उनके बीच में जो गैपिंग बहुत ज़रूरी होती है कि एटलीस्ट 4 साल का गैप गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि 2 बच्चों के बीच में होना चाहिए। तो लेट द फैमिली डिसाइड, परिवार को डिसाइड करने दीजिए कि अगर वो एम्पावर्ड होगी तो सही में सोचेगी कि हाँ 2 बच्चों के बीच में अगर 4 साल का गैप होगा तो माता के ऊपर, मदर के ऊपर जो है नेगेटिव हेल्थ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और बच्चे की अच्छी केयर हो सकेगी, जिससे हेल्थ और वेलबींग दोनों सही हो सके, राइट। अब जो है एज अ फर्टिलिटी ड्रॉप्स, लाइफ स्पैन राइजेस ग्लोबली एंड द वर्ल्ड इज एजिंग एट अ सिग्निफिकेंट पेस। यानी कि फर्टिलिटी रेट अराउंड द वर्ल्ड जो है गिरती ही जा रही है। कुछ कंट्रीज को छोड़ लो तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, उनकी टोटल फर्टिलिटी रेट बिलो 2.1 है। डेवलप्ड नेशन जैसे यूएसए, यूरोप की तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो वहाँ इंसेंटिवाइज करती हैं मेल को कि आप आओ हमारी कंट्रीज में। फिनलैंड जैसी कंट्रीज हैं वो इंसेंटिवाइज करती हैं मैरिजेस को, और बच्चा हो रहा है तो आपको पैसे तक देती हैं कि यू जस्ट कम एंड, और अभी पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत है, वहाँ ऐसी सिचुएशन प्रिवेल हो रही है। तो जब फर्टिलिटी रेट जो है ग्लोबली डिक्रीज होता जा रहा है और लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, यानी कि पहले जो इंडिविजुअल 40, 50 या 60 साल ही जी पाते थे, अब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इतना हो रहा है, अच्छी अच्छी मेडिसिन आ रही हैं, हेल्थ केयर मेजर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों का लाइफ स्पैन भी है ना, जीवन प्रत्याशा जो वो बढ़ता जा रहा है। अब लोग 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक जीते जा रहे हैं। अभी देखना आपने, एलिजाबेथ जो थी वो 98 अराउंड ईयर्स की थी, अभी जाके उनका डेमाइज हुआ। तो लोगों की जो है लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि वर्ल्ड इज एजिंग एट ए सिग्निफिकेंस पेस, यानी कि जो अब तक फंक्शनल यंग इंडिविजुअल्स थे, यही अब जो है अब पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है तो इन्हीं पॉपुलेशन की एजिंग होगी, अब ये बूढ़े होते जा रहे हैं। अब इनकी जो है जब एजेड होंगे, बूढ़े होंगे, वृद्ध होंगे, तो इनके अंदर काम करने की कैपेबिलिटी लो होती जाएगी, और लो होगी तो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो एक सॉल्यूशन ढूंढा गया कि ऑटोमेशन क्या काउंटरेक्ट कर सकता है इनके ऐसी सिचुएशन को, और क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट जो है पॉजिटिव पॉपुलेशन, एजेड पॉपुलेशन पे होंगे। अब ऑटोमेशन होता क्या है? ऑटोमेशन आपने रिसेंट सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, और या टेस्ला की कार के बारे में आप सुना होगा कि बिना ड्राइवर के ही आप कार को मैंडेट कर दो, प्रोग्राम कर दो और अपने डेस्टिनेशन पे चलती जाएगी। तो वो ऑटोमेशन होता है। जहाँ जिस काम को करने के लिए आपको 2-3 इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती थी, वहाँ पे आप कुछ ऐसा मशीन और टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करो कि वो टेक्नोलॉजी ही वो काम करे रेदर देन द इंडिविजुअल। तो अगर हम ऐसा जो है अपनी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का मोर एंड मोर यूटिलाइजेशन करके सोसाइटी की जो कोर फंक्शनैलिटी उनको ऑटोमेट कर दें, तो क्या एजेड पॉपुलेशन पे उनका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इससे जो है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन उनकी जॉब छीनेगी? विल सी दैट टॉपिक। वी आर हियर, so let's plan for well-being our population instead of hiding behind the excuses that we don't have a good schooling or health because there are too many people। तो एक क्वेश्चन वो दिया गया है, थॉट टू पॉन्डर, कि हमें जो है अपने इंडिविजुअल जो भी पॉपुलेशन है उनके वेलबींग के लिए काम करना चाहिए रेदर देन इस चीज़ के लिए भागना चाहिए। अब इंडिया में जैसे आप देखते हो ना कि 1.3 अराउंड बिलियन पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे बोला जाता है कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमें ऐसा एक्सक्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसा एक्सक्यूज़ बना के अपने आप अपनी काबिलियत को छुपाने की या अपनी नाकामयाबी को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। रेदर वी शुड वर्क, हमें और भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है और भी बेहतर बनाना है, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है उनकी पर कैपिटा नीड्स को हम मीट आउट कर सकें। उसके लिए जो बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर स्कूलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और यही जो नेगेटिव माइंडसेट है ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, इनको जो है काउंटरैक्ट करना है, काउंटर प्रोडक्टिव जो थॉट प्रोसेस है उसको डिसमेंटल करना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। और क्या क्या हमें सोचने की जरूरत है, व्हाट वी नीड टू पॉन्डर, क्या क्या प्रेसिंग इश्यूज हैं जिन पे हमें फोकस करना है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है या बढ़ रही है, ये कॉज ऑफ इशू नहीं होना चाहिए, राइट। वेदर द पॉपुलेशन इज लार्ज और स्मॉल, ये इशू नहीं होना चाहिए, बट हमें ये फोकस करना चाहिए जो पॉपुलेशन है क्या वो हेल्दी है, स्किल्ड है या प्रोडक्टिव है। अगर हेल्दी रहेगा तभी सही से काम करेगा, बर्डन कम होगा, स्किल्ड होगा तो इनोवेशन पे फोकस होगा, डेवलपमेंट पे फोकस होगा, और उससे सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी भी होगी, वहाँ की सोसाइटी वेल एंड गुड होगी, प्रॉस्पर होगी, हेल्थ इंडिकेटर्स और हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। उसी इन सारी पर्सपेक्टिव पे जो है ध्यान में रखते हुए एक पॉपुलेशन पे एक थिंकर है, यूपीपीसीएस में हमेशा पूछा जाता है, माल्थूजियन जो है थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो थॉमस माल्थस जो थे उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रोपाउंड की थी कि ह्यूमन पॉपुलेशन
अगर अपने नो बियॉन्ड एक कैरिंग कैपेसिटी के बहुत रैम्पेड ग्रोथ है, यानी बहुत तेजी से बढ़ रही हो, तो नेचर की टेंडेंसी है इस पॉपुलेशन को ऑटोमेटिकली जो है रिड्यूस करेगी। यानी कि जितनी कैपेसिटी अर्थ की, अगर उससे ज़्यादा कहीं अर्थ की ह्यूमन की पॉपुलेशन हो तो बीमारियां बढ़ेंगी, कैटास्ट्रॉफ बढ़ेगा, एपिडेमिक्स होंगे, बाढ़ आएगा, क्लाइमेट चेंज जैसा इशू होगा और लोग मर जाएंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, और इससे जो है अर्थ पे एक बैलेंस बना रहेगा, राइट। तो ये माल्थस ने अपनी थ्योरी कुछ 100-150 सालों पहले दी थी, लेकिन ऐसा देखा गया कि इनकी थ्योरी जो है ना वो गलत प्रूव हुई है। क्यों गलत प्रूव हुई है? कि ह्यूमन इंडिविजुअल जो है ना, उन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स किए कि हमारी जो ज़रूरत है हम उसको बढ़ा सकते हैं, राइट। हमें अगर फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अर्थ मीट आउट नहीं कर पा रही है, तो हमें कुछ और अल्टरनेटिव सोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। और इससे हमें एक लेसन लेने की ज़रूरत है, जो कि हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो हम सोच रहे हैं कि बढ़ती जा रही, क्या इज कॉज ऑफ कंसर्न है, तो हम कुछ और अल्टरनेटिव मेजर्स भी ले सकते हैं रेदर देन इनको इनकी ग्रोथ को रोकने का। तो ये माल्थेजियन थ्योरी जो है गलत प्रूव हुई। तो हमारी कंटेम्प्रेरी पॉलिसी को भी इस थ्योरी से सीखना चाहिए कि हमें कुछ और अल्टरनेटिव मॉडल भी अपनाने की ज़रूरत है। जैसे कि स्किल इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ इकोनॉमिक प्लानिंग भी ज़रूरत है। लोगों को स्किल करिए ताकि वो बेटर स्किल्ड हो, अच्छी जॉब कर सकें, इनोवेशन ला सकें सोसाइटी में, और भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकें। लेकिन साथ ही साथ जो हमें एक प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है, और ये भी इंश्योर करने की ज़रूरत है ताकि अच्छे गुड क्वालिटी जॉब्स हों, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आपने स्किल तो किया, इंडिया में क्या है, एक बहुत बड़ा इशू है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपने देखा होगा। लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन जॉब में नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं। क्या रीज़न है? जॉब नहीं है। जॉब है लेकिन जो रिक्वायर्ड जॉब है ना, आप बीटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको एक अच्छी जॉब लगेगी, गुड क्वालिटी, अपने डिग्री के हिसाब से आप जॉब एक्सपेक्ट कर रहे होगे। अब ये बीटेक और पीएचडी किया हुआ इंडिविजुअल जो क्लरिक के जॉब के लिए अप्लाई करने में 10 बार सोचेगा, प्यून बनने के बारे में 10 बार सोचेगा, या रोड पे स्वीपिंग करने के बारे में सोचेगा। लेकिन अब इंडिया में जो इस चीज़ को गुड क्वालिटी जॉब्स की जो एब्सेंस है, तो अगर हम पॉपुलेशन पॉलिसी बना रहे हैं या कुछ ऐसा रख रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में जो है गुड क्वालिटी जॉब्स होना है, यानी कि अच्छे जॉब्स कमेंसरेट टू द डिग्री ऑफ द इंडिविजुअल जो है उनका होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हम जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे। और साथ ही साथ अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की भी डिमांड बढ़ी होगी, तो जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना ज़रूरी है। आप इंडिया का सिनेरियो ही देख लो कि हमारी जो पर कैपिटा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में क्वाइट लो है। यानी कि जितना अनाज हम पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड से उगाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका और बाकी कंट्रीज जो उगा पाती हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी जो है बढ़ाएं। तो दीज आर द प्रेसिंग इश्यूज़ की आप जो है स्किल पे भी फोकस करें, लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ क्वालिटेटिव जॉब्स होना बहुत ज़रूरी है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना चाहिए, राइट। इन सारे पर्सपेक्टिव के बाद जो है चाइना हमसे पहले ही इन सब पॉलिसी पे काम कर चुका है। चाइना की अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म थी 70s 80s में। चाइना अपने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लॉ रूल लेके आता है। लेकिन अब जो है चाइना की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है और यहाँ की एजेड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो एक कॉज ऑफ कंसर्न चाइना के लिए बनता जा रहा है। उनका भी ग्राफ अचानक से ऐसे अब्रप्टली जो है लो हो चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम उनकी जो है पॉपुलेशन जो है यंग थी, अब वो एजिंग पॉपुलेशन ग्रुप में आती जा रही है। तो हमें क्या चाइना से लेसन लेना चाहिए? वी विल सी दिस कि चाइना से हमें क्या सीखना चाहिए। तो द लेसन फ्रॉम द चाइना इज दैट मेकिंग अ sharp changes in policy to manage the population ended up having unexpected consequences। तो चाइना की जो पॉलिसी बनी थी उनका एम्फोसिस था कि हम पॉपुलेशन को जो है स्टेबलाइज कर लेंगे, एक सर्टेन रेंज पे लेके आएंगे ताकि हमारी कंट्री पे बर्डन ना एराइज हो। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट था, उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ रोक देंगे तो हमारी कंट्री में एक सर्टेन टाइम के बाद एजेड लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब उसी का कॉन्सिक्वेंस है कि अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को जो चाइना ने डिसमेंटल कर दिया और अपने सिटीजन्स को इंसेंटिवाइज कर रही है, अपने लोगों को, नागरिकों को बोल रही है कि आप और बच्चे पैदा कीजिए। लेकिन अब वहाँ के लोगों के बिहेवियर में ये वन चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है। अब अचानक से जब समाज में कोई थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है तो उसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है, टफ टास्क होता है। तो अचानक से तो चीज़ें नहीं होंगी और जब तक ये 10-20 साल बाद फिर से 2-3 बच्चे पैदा करने की जो है साइकोलॉजी डेवलप होगी, तब तक चाइना और भी एज्ड पॉपुलेशन हो जाएगा। तो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, राइट। तो मेन एंड वुमेन आर नॉट रेडी टू कंप्लाई। वहाँ के लोग रेडी नहीं है अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करने के लिए। वो वन चाइल्ड पॉलिसी की जो इनकी पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि कम बच्चे पैदा करो, कम से कम खर्चा होगा और उनकी वेलबींग के लिए काफ़ी अच्छा है।
और इसकी वजह से चाइना की जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो हमें इस चीज़ से लेसन लेना है कि क्या सीखने को हमें मिलता है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी से। अगर हम ऐसा कुछ वन चाइल्ड पॉलिसी जैसा नॉर्म अपने कंट्री में अगर यूज़ करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अचानक से क्या होगा। तो अगर वही सेम सिचुएशन की हमारी जो है एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कम हो जाएगी, तो ये चाइना जैसी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। सो वी शुड फोकस नॉट ऑन फर्टिलिटी रेट, इसलिए हमें जो 2.1 का फर्टिलिटी रेट टारगेट इस पे इतना इम्फेसिस, इसको इतना यूफेरिया नहीं क्रिएट करना है, रेदर देन क्रिएटिंग अ सिचुएशन इन विच स्लो चेंजेस इन द फैमिली साइज टेक्स प्लेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी। यानी कि धीरे धीरे आपको चीज़ों पे जो है प्लान करना है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, रेदर देन अब्रप्टली ये पॉपुलेशन यहाँ बढ़ी और धप से गिर गई, तो इस पर हमें इम्फेसिस करना है कि हमारी ग्रेजुअल मॉडलिंग, पॉलिसी ऑफ मॉडलिंग थ्रू अडॉप्ट करना है ताकि पॉपुलेशन धीरे धीरे कंट्रोल हो। दूसरा जो एक टॉपिक मैंने ऑटोमेशन का इंक्रीज किया था, यूज़ ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी, कि आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हो, पर क्या आपकी जो है कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ ऑफ सोसाइटी को ऑटोमेशन मीट कर सकती है। अब ऑटोमेशन आपके लिए हो सकता है कार बना दे, मेडिसिन बना दे, और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ऑटोमेशन के थ्रू, रोबोट्स के थ्रू परस्यू की जा सकती है। लेकिन चाइना के केस में भी ये सिनेरियो देखा गया कि ऑटोमेशन आपकी लाइफ की हर एक पर्सपेक्टिव को मीट आउट नहीं कर सकती है। ऑटोमेशन आपकी फिजिकल नीड को मीट आउट करेगी, इमोशनल नीड को नहीं मीट आउट करेगी। तो मान लो एक सर्टेन एज के बाद अगर आपकी पॉपुलेशन एजेड हो रही है, आपके दादाजी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो एजेड हो रहे हैं, तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि रोबोट आपके दादाजी और पेरेंट्स को लेकर डॉक्टर के पास ले जाएगा और ट्रीटमेंट कराएगा, आप ही को ये काम करना होगा। तो यू शुड ऑटोमेशन इस पर्सपेक्टिव पे भी काम नहीं कर सकता। और दूसरा एक पर्सपेक्टिव इमोशन का होता है, आदमी जज्बातों से बंधा हुआ होता है, और कोई भी परिवार जो होता है, कोई भी फैमिली होता है, इमोशन के बेस पे ही उसके ताने बाने बुने होते हैं। और जैसे ही आप बूढ़े होते हो तो एक प्रियोरिटी होती है, जो दादाजी होते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने नाती पोते, ग्रैंड चिल्ड्रन जो उनके होते हैं, उनके साथ वक्त बिताना ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। लेकिन आज की कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ ये है कि हम दो हमारे दो और कहीं दूर रहो, ऐसा चल रहा है। तो जो आपकी एजेड पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में या कहीं जो है पेरेंटल होम में रिसाइड कर रही हैं, तो वो जो इकोनॉमिक इमोशनल वार्मिंग है वो उनको नहीं मिल रहा है, तो इमोशनल वार्मथ जो है वो खत्म हो जाता रहा है, और लोगों में फिर इनसिक्योरिटी प्रिवेल करती है। आपका परिवार ही आपके साथ ना हो तो आप इनसिक्योर तो फील करेंगे ही करेंगे। तो ऑटोमेशन इस चीज़ को तो मिट आउट नहीं कर सकता, इस इशू को तो ऑटोमेशन नहीं कर सकता। कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो, उसमें इमोशंस तो होंगे नहीं परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए। तो ये एक प्रेसिंग इशू है जो हमें सीखने की ज़रूरत है। दस एजिंग इज गोइंग टू बी एन इशू। तो आप कितना भी ऑटोमेशन कर लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, ये वो करने का, लेकिन एजिंग एक ऐसा, वृद्धावस्था एक ऐसा इशू है जो आपके लिए फर्दर एक कॉज ऑफ इशू रहने ही वाला है। और ऐसा जो इंडिया की पॉपुलेशन ऑफ रिसेंट जो है ना, अराउंड 12% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो एजेड होगी, 65 ईयर्स ऑफ एज, ये 2-3 सालों में ही होगा। तो 12% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अगर एजेड है तो देखने की बात। और एक आने वाले टाइम में जो है और बढ़ेगा टू 2045 तक जो है मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन जो है बिलो 65, मतलब अराउंड 65 ईयर्स ऑफ द एज होगी। तो एजिंग एक प्रेसिंग इशू है। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि एजिंग का इशू, पॉपुलेशन पॉलिसी जो हम बना रहे हैं उसमें बच्चे कम पैदा करना है, ज़्यादा करना है, तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, एजिंग वाला इशू, इस पर भी हमें जो है सोचने की ज़रूरत है, राइट। And aging in the context of changing families and nature of the state support in India and creating condition in which elderly population can have a healthy and happy life. और इंडिया की भी रियलिटीज़ ऐसी होती जा रही हैं कि लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, गांव से शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को वहीं छोड़ देते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली का एक कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट जो एराइज होता जा रहा है इंडिया में, तो जो एजिंग पॉपुलेशन है वो एक बहुत प्रेसिंग इशू है। तो गवर्नमेंट पे इस पे जो है सोचने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू टैप, क्या इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बनाई जाए ताकि ये जो बड़ी सी पॉपुलेशन इनको मैनेज किया जा सके, और साथ ही जो एज्ड पॉपुलेशन है जो एक लाइबिलिटी बनेगी फ्यूचर में, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाइना का ही एग्जाम्पल लेकर उनकी एल्डरली पॉपुलेशन के लिए क्या किया गया। If China hadn't invested in literacy and good health system, it would not have been able to lower its fertility rates. तो चाइना की सक्सेस वन चाइल्ड पॉलिसी की इसीलिए रही कि उन्होंने एक बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाया था पॉलिसी लाने से पहले, और अपने इंडिविजुअल्स को जो है एजुकेट किया था ताकि अवेयरनेस हो लोगों में और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी हो, सही डिसीजन ले पाए।
तो हमें चाइना से क्या लेसन लर्न करना है, व्हाट वी हैव मच टू लर्न, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से सीखना है। एंड स्पेशली विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एजिंग पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में से ज़्यादा सोचना है, राइट। मतलब सीखने की ज़रूरत है हमें चाइना से। जैसे मैंने बताया कि 12% ऑफ द इंडिया की जो पॉपुलेशन है बाई 2025 यानी 2025 तक इंडिया की पॉपुलेशन जो एजेड पॉपुलेशन होगी वो 12% हो जाएगी। एल्डरली पॉपुलेशन 12% ऑफ द जो है पॉपुलेशन एजेड हो जाएगी। और 2050 तक जो है भारत का हर एक 5वां आदमी जो है 65 साल से एवब होगा। तो कितनी ज़रूरत है हमें एजेड पॉपुलेशन के लिए जो है, ये जो एजिंग पॉपुलेशन है इनके लिए पॉलिसी में जो है एम्फेसिस डालना कि क्या कर सकते हैं हम। वी नीड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि लोग बूढ़े होंगे तो बीमारियां फैली, बीमार होंगे, उनकी हेल्थ रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी केयर होम्स बनाने की ज़रूरत है। जिनके बच्चे नहीं हैं या उनसे दूर हैं तो एक केयर होम्स बनाने की ज़रूरत है ताकि इन वृद्धा लोगों की जो है इनकी केयर टेकिंग की जाए। और उसके बिसाइड पे जो है ना, ये तो एजेड पॉपुलेशन का हुआ, जो यंग इंडिविजुअल्स हैं ऑलरेडी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही, चाइना को हम ओवरटेक करेंगे, तो हमारे यूथ पे भी जो है फोकस करना उतना ही ज़रूरी है ताकि उनकी स्किलिंग और डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बन पाए। ऐसा ना हो कि हम जो है उसको डिजास्टर में तब्दील कर दें, उनकी स्किलिंग ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट जैसा इशू एराइज हो। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि इन यंग की कैपेसिटी को प्रॉपर यूटिलाइज करना, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी की तरह आगे की कमिंग डिकेड्स में। अभी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, स्टेबलाइज तो हुई नहीं है। अराउंड 2100 तक, मतलब 2100 में जाके जो है इंडिया की पॉपुलेशन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि स्टेबलाइज करेगी। तब तक पॉपुलेशन कुछ सालों में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, यंग इंडिविजुअल्स, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो गवर्नमेंट का प्रायोरिटी होना चाहिए इनकी स्किलिंग पे, इनके डेवलपमेंट पे, तभी जाके जो है बेटर ग्रोथ ऑफ द इंडिया का हो सकता है और बेटर प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल कर सकती है। इसीलिए एडोलेसेंट जो यंग एज के 14 से 18 के एज ग्रुप में है, उनकी सही फोकस और उनकी वेलबींग पे गवर्नमेंट का एम्फेसिस होना चाहिए। और तभी जाके डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं ना कि अच्छा होगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स होगा। लेकिन अगर वर्कफोर्स की स्किलिंग ही नहीं की, आपने उनको स्किल ही नहीं दिया कि आप कैसे किसी काम को करोगे, क्या क्या ज़रूरत है, तो ये जो है एक डिज़ास्टर का रूप ले सकता है। तो इन इश्यूज़ पे जो है एजेड अलॉन्ग विद द यंग पॉपुलेशन दोनों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो है टाइम पीरियड पॉपुलेशन बूम होगा और पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो डिज़ास्टर ना क्रिएट हो, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो हम बहुत सारे डायमेंशंस की बात करते हैं, हर एक पर्सपेक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन एक जो टॉपिक है वो डिस्कस जेंडर के पर्सपेक्टिव से करता है, राइट। कि हमें जो है जेंडर डायमेंशन में एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे फोकस करना है। आप देखते हो कि इंडिया जैसी कंट्री में मेजर ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है मेल्स ही हैं। विमेंस क्यों नहीं है? विमेन तो एक हाउसवाइफ का रोल प्ले करती हैं, राइट। और बिसाइड अगर कॉर्पोरेट या ऐसे जॉब में भी हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है फैमिली बच्चे पैदा करने का। अब वो बच्चे पैदा करेंगे तो उनको जॉब छोड़नी पड़ती है या टेम्प्रेरी ब्रेक लेना पड़ता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का यूटिलाइज करके। अब जब ये फैमिली ब्रेक लेती हैं या जॉब छोड़ती हैं तो वर्कफोर्स में ऑलरेडी जो है इनका पार्टिसिपेशन लो हो जाता है, तो एक बर्डन क्रिएट होता है, राइट। तो हमें जेंडर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसिस डालना है कि कैसे जो है हम प्रॉपर टारगेटिंग कर सकें। तो जेंडर के डायमेंशन से क्या है कि फर्टिलिटी डिक्लाइन हैज़ अ ट्रेमेंडस जेंडर इम्प्लीकेशन, यानी कि अगर कम से कम बच्चे पैदा किए जाएँ, आप 1-2 बच्चे ही पैदा करो, तो जो मदर है या जो भी वुमेन है उन पर जो बर्डन कम पड़ेगा, राइट। एक बच्चा पैदा किया और सर्टेन टाइम बाद रिकवर करके वो अपनी लाइफ को ऐसे नॉर्मल रिज्यूम कर सकती हैं, राइट। लेकिन हर एक 2-3 सालों बाद अगर बच्चा पैदा करें तो उनके लिए एक इशू होता है। तो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होने का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि वुमेन पे जो है लो बर्डन पड़ता है। बट इसका फ्लिप साइड एक और है, उसका नेगेटिव। एक तो ये है कि चलो वुमेन पे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि लो बर्डन पड़ रहा है, कि लेकिन नेगेटिव साइड है ना कि जो वर्ल्ड की या इंडिया की बोल लो ना, सबसे ज़्यादा जीवित रहती पुरुषों के कंपैरिजन में, यानी कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, राइट। तो उस पर भी एम्फेसिस करना है कि अगर जब एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो विमेन ही होंगी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द जेंडर में जो होगा, विमेन ज़्यादा एजेड होंगी। मेल तो मर जाएंगे जल्दी ही, लेकिन जो है फीमेल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दैट इज़ विमेन टेंड टू लीव लॉन्गर देन मेन डू। सो वी हैव टू रिकग्नाइज जेंडर डायमेंशन। हमें जो अपनी पॉलिसी भी बनानी होगी एजेड पॉपुलेशन की बनानी है, तो ये मान के चलना है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन 40-50 साल बाद विमेन की होंगी।
तो इनकी जेंडर रिक्वायरमेंट इशू रिक्वायरमेंट भी होती ही है मोर एंड मोर जो है जेंडर विमेन टॉयलेट्स और ये सारी चीज़ों का बनाना, और विमेन के अपने कुछ रिप्रोडक्टिव इश्यूज और ये सारे रहते हैं, और एज के बाद भी, बूढ़े होने के बाद भी कुछ उनके अपने टिपिकल रिक्वायरमेंट होती है। तो उस चीज़ पे एम्फेसिस डालना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो विमेन की होंगी, और ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि इन चेंजेस को वेल टैकल करना। तो हमें करने की क्या ज़रूरत है? इंडिया हैज़ डन ए गुड जॉब इंश्योरिंग एजुकेशनल एंड अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स। पिछले 10-20 सालों में आपने देखा गवर्नमेंट ने बहुत सारी जनानी शिशु सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ योजना, ये सारी बहुत सारी स्कीम्स चलाई जिसपे जो है लड़कियों की पढ़ाई पे, उनकी परवरिश पे, उनकी डिलेड मैरिजेस से बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई और अच्छा परफॉर्म किया है। तो इंडिया ने काफ़ी इस चीज़ पे अच्छा काम किया, लेकिन फर्दर हमें यही नहीं रुकना है। ये जो हमने पॉजिटिव स्टेप्स लिए इनको फर्दर और भी बढ़ाना है कि जो बच्चियां जो एजुकेट होकर आ रही हैं वर्कफोर्स में, इनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले, इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव करना है, राइट। और फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना है, यानी कि अभी भी एक प्रेसिंग इशू जेंडर इनइक्वलिटी का कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल ही काम करते हैं, लेकिन एक पैरिटी लानी है, मेल और फीमेल दोनों वर्कफोर्स में इक्वली रिप्रेजेंट हो, तभी इंडिया जैसी कंट्री प्रॉस्पर हो सकती है। अब जो फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, आपका TFR जो है एक सर्टेन लेवल पे गिर रहा है, तो उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होगा, लेट्स सी दैट। तो इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ ड्रॉप्ड बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1 बर्थ पर विमेन जो है। ऑलरेडी जो 2000 में पॉलिसी लाई गई और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ना अपने जो है पॉपुलेशन टारगेटिंग में बहुत सक्सेसफुल रहे। सिर्फ कुछ स्टेट जो नॉर्थ के छोड़ दो या फिर नॉर्थ ईस्ट में छोड़ दो जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वहाँ पर उन लोगों ने जो अपने टारगेटिंग जो है अचीव कर ली है। तो नंबर्स जो है, लेकिन ये जो नंबर है ना 2.51 पर का, सिर्फ ऑन पेपर ही अच्छा है, हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उसमें जो है इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इसकी जो है टारगेटिंग सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है, कि जो आप पॉलिसी बना रहे हो वो होना बहुत राइट होना, सही होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पॉलिसी का होना ही सब कुछ नहीं होता, राइट एरिया पे फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है कि स्किलिंग और एजुकेशन पे एम्फेसिस होना चाहिए, और जो आपकी एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, यानी कि 14 से 18 जैसी पॉपुलेशन है या उसके बियॉन्ड जो जाने वाली है वर्किंग एज पॉपुलेशन पे, उस पर जेंडर पे एम्फेसिस, फीमेल पे एम्फेसिस जाना होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। और उनकी जो नीड्स है ना, हर सर्टेन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की अपनी एक इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, जो यंग एज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हमें जो है फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने ऑलरेडी अपनी एक्टिविटीज़ जो पॉजिटिव जो डेवलपमेंट का पिछले 10-20 सालों में किए हैं, कि लिटरेसी रेट इंडिया का बढ़ा है, चाइल्ड मैरिज जो कम हुआ है, डिलेड मैरिजेस, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है मतलब यूज़ ऑफ मोर एंड मोर यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ हुआ है, बच्चों के बीच में स्पेसिंग की गई है, राइट। और ये सारी जो पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं, कंट्री जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ यूज़ हुई है, इनका फर्दर सही डायरेक्शन में यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। एल्स जो है मतलब कोई मतलब नहीं बनेगा अगर हमने सही तरह से फिर से इसको रिडायरेक्ट नहीं किया, फोकस नहीं किया। हम ऑलरेडी 60-70% काम अच्छा कर चुके हैं, लेकिन आगे भी हमें करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, एक फोकस एरिया में देखने की ज़रूरत है कहाँ पे हम टारगेटिंग कर सकते हैं। तो एड्रेसिंग वेज इन विच द पैंडेमिक्स में हैव अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ एडोलेसेंट। पैंडेमिक कोविड वाला एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हमें क्या टारगेट करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, शॉर्ट टाइम में हमें बहुत डाटा अवेलेबल हो। सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही नहीं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी हमें जो है फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बोला कि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ दिस पॉपुलेशन की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 से जो है पिछले 10 सालों में कम हो चुकी है। तो कॉज ऑफ कंसर्न ये, अगर आपके 28 स्टेट में अगर 20-22 स्टेट जो है अगर 2.1 से नीचे आ चुके हैं, तो पॉलिसी की कोई ज़रूरत ही नहीं पॉपुलेशन की, आप जो है फिर से बच्चे कम पैदा करो, राइट। सिर्फ 4 स्टेट में ही, यूपी, बिहार, MP और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट हैं जहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, और इनको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन इतने ज़्यादा इन पे ना पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें जो है अब, क्योंकि सदर्न स्टेट जैसे वहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा और वहाँ की पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर चुकी है, फर्टिलिटी रेट के नीचे लो है, तो हमारी पॉलिसी जब बनाई जाए तो ये बढ़ते हुए पॉपुलेशन वाले जो स्टेट है ना, इस पे फोकस करना चाहिए, यूपी पे, बिहार पे, MP पे, ताकि यहाँ के जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रॉपर स्किलिंग हो सके, और यही आगे चल के जो आप इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन का हिस्सा होंगे, तो इनकी प्रॉपर स्केलिंग, प्रॉपर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है।
तभी जो है जाके ये इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे जो है ऐसा एडवांटेज सब होगी, नहीं तो ये एक लाइबिलिटी बन जाएंगे। तो एक ये पर्सपेक्टिव है कि सबसे पहले तो हमें पॉपुलेशन को अब कंट्रोल करने का कुछ ऐसा कोर्जिव मेजर लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैक्सिमम स्टेट की जो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट TFR 2.1 के नीचे ही आ चुके हैं, और कुछ स्टेट की ही जो ऊपर है वहीं की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में भी कुछ टाइम तक बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट का एम्फेसिस इन्हीं स्टेट पे होना चाहिए, इन्हीं की पॉपुलेशन पे की स्केलिंग और इनके डेवलपमेंट, इनकी नीड्स पे होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और तभी एक बेटर पॉपुलेशन यहाँ की बन सकेगी। तो सारा क्वेश्चन हमने शुरू ही पर्सपेक्टिव किया था कि डू वी नीड अ पॉपुलेशन पॉलिसी, क्या ज़रूरत है हमें पॉपुलेशन पॉलिसी की, शुरू इससे किया था और ख़त्म भी इसी से क्या करेंगे। लेकिन बीच का डिस्कशन जो मैंने दिया चाइना से, जो हमने सीखा कि वन चाइल्ड पॉलिसी उनकी कैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करके आती है, उसके बिसाइड भी इंडिया में जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टेट में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से जो है बिलो हो चुका है, पॉपुलेशन गिर ही रहेगी यहाँ की। कुछ स्टेट में ही आपकी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस पे गवर्नमेंट को एम्फेसाइज करना चाहिए। तो ये सोचने की बात है, क्या अभी भी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कोर्जिव पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आना चाहिए कि आप कम से कम बच्चा पैदा करो, या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल पॉलिसी 2000 इज वेल एंड गुड, अलॉन्ग विद द स्टेट्स हैव देयर ओन पॉलिसी। यानी कि नेशनल पॉलिसी जो थी, स्टेट्स की अपनी पॉलिसी भी थी, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला जैसी स्टेट्स भी अपनी पॉलिसी लेके आई। यूपी में आपने रिसेंट आपने देखा कि यूपी की भी पॉपुलेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू ट्वीक दिस एंड ऐड एजिंग टू द पॉपुलेशन। हमारा जो पॉपुलेशन का पॉलिसी का जो फोकस था वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे था, सिर्फ कम से कम बच्चा पैदा करो। लेकिन अब जो डाटा क्या दे रहा है कि आपकी जो पॉपुलेशन होगी मोर एंड मोर एजेड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्ध बढ़ेंगे। तो हमें जो अपनी पॉलिसी का फोकस है इन एजेड पॉपुलेशन पे भी नेशनल और स्टेट लेवल पे करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो राइट पॉलिसी बन सकती है। और जो फैमिली प्लानिंग में अभी भी इन्वेस्टमेंट जो है ना, पर फैमिली जो पर कैपिटा पर फैमिली जो इन्वेस्टमेंट है वो लो है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, एक पुअर इन्वेस्टमेंट है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स पे भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव उनका हेल्थ जो है वो बेटर हो, ताकि बेटर इंडिविजुअल्स जो है ऑप्शन पैदा हो, वो हेल्दी हो, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी हो। तो इस पे जो है हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे चैलेंजेस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, राइट। दस वी नीड टू चेंज आवर डिस्कोर्स। तो हमें अपना जो है ना ओरिएंटेशन बदलना है, रेदर देन पॉपुलेशन कंट्रोल करने की। हमें जो पॉपुलेशन ऑलरेडी मतलब हमारे सोसाइटी में है उसकी राइट टारगेटिंग और इसके साथ जो एसोसिएटेड इश्यूज हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, रेदर देन कुछ ऐसा कोर्जिव रूल या लॉ, कुछ ऐसा ऊपर से फोर्स लॉ लेके आइए जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो। उसके बिसाइड आप जो है कुछ बेटर ऐसा लेके आइए कि बेटर अपब्रिंगिंग हो सके और उन सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। दस वी नीड टू चेंज आवर डिस्कोर्स। पॉपुलेशन कंट्रोल स्टिल रिमेन्स अ पार्ट ऑफ आवर डायलॉग। अभी भी एक प्रेसिंग इशू है, पॉपुलेशन इशू कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट ए पॉलिसी दैट एनहेंसेस पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स फॉर इंडियाज डेवलपमेंट चेंज द माइंडसेट टू फोकस द पॉपुलेशन इज हैप्पी, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव। यानी कि पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा हो वो अलग की बात है, लेकिन पॉपुलेशन जो भी है, जो भी आपके सिटीजन है, वो खुश रहें, हेल्दी रहें और प्रोडक्टिव हों, अच्छा काम करें, ये हमारा एम्फेसिस होना चाहिए। पॉलिसी बनाओ ना बनाओ, डाटा दे दिया है वो दूर की बात है, लेकिन इन तीन चीज़ों पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। 10 जो आर्केक नोशन है हमारा कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक कॉज ऑफ कंसर्न है, उसे हमें दूर हटना है। और टूल चाइल्ड नॉर्म जैसे जो कोर्जिव अप्रोच है, इन चीज़ों से भी अपना फोकस रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि सुओ मोटो जो आपकी सोसाइटीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, वो इस पर काम कर ही रहे हैं। तो मोर और लेस इट्स गुड। अचानक से अब्रप्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी तो कंट्री के लिए भी एक डिजास्टर जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन की पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। अब इतना सारा कंटेंट दिया है तो एक आर्ग्यूमेंटेटिव थॉट आपका बिल्ड हो सकता है कि पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत है हमें या नहीं है भी तो कहाँ पे टारगेट करना, और नहीं भी है तो क्या प्रेसिंग इश्यूज फर्दर होंगे, एजेड पॉपुलेशन जैसी, और चाइना से सीख के हम अपनी पॉलिसी में क्या अडाप्ट कर सकते हैं। वी कैन फ्रेम टू थ्रू दिस ऑल डिस्कशन। और आज का जो मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन है वो है, इंडियाज पॉपुलेशन इज डीम्ड टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, दस अ केयरफुल अप्रोच इज द नीड ऑफ आवर टू हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्रिटिकली एनालाइज करना, दोनों साइड आपको बताना है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जाएगी सर्टेन टाइम पीरियड आने तक।
तो जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है इस राइजिंग पॉपुलेशन की टैलेंट को जो है हार्नेस करना है ताकि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, राइट। तो एक प्रॉपर पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों साइड अब बताइए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर डेमोग्राफी बढ़ रही है तो अगर हमने स्किलिंग नहीं की तो क्या नेगेटिव सिनेरियो हो सकते हैं, और स्किलिंग की तो क्या पॉजिटिव, और फिर उसके परसुएंस में आप अपनी पॉलिसी बताइए कि गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और डू शेयर कि हमारा रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और आपको ये हम बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ये आज का पूरा सेशन था। डू योर बेस्ट, वर्क हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट। गुड बाय।